हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सभी के चैनल केमिस्ट्री गुरुजी में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वन शॉट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक शॉट में इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। इस चैप्टर में जो कुछ इंपॉर्टेंट है या जो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं भी है, जिसके थोड़े बहुत चांसेस भी है ना आने के, वो सब हम इसमें कवर कर लेंगे। एंड मैं गारंटेड बोलता हूँ दिस वीडियो इज बेस्ट फॉर रिवीजन। बहुत अच्छे से आपका ये चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद थोड़े एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन पे मैंने बहुत ज्यादा टाइम लगाया है एंड बहुत अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको सब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, किससे? इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है? हमने यही पढ़ना है कि क्या रिलेशन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में और केमिस्ट्री के बीच में। मतलब कैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बना सकते हैं और कैसे हम लोग केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं। ये इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने देखना है। तो देखिए, अगर मैं एलिमेंट्स को क्लासिफाई करूं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पे, तो तीन तरह के होते हैं: सब्सटेंस, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। अच्छा, स्टार्टिंग में क्या रहता है, थोड़ा सा ना आपका 11th का बेसिक अच्छा होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा आपको 11th का कराऊंगा स्टार्टिंग में, थोड़ा सा क्या बहुत रहेगा, 11th का भी बहुत है इसमें। तो कंडक्टर क्या होते हैं? विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जिनमें से आधी बिजली पास हो जाती है और आधी पास नहीं हो पाती। फर्दर टाइप्स होते हैं फिजिक्स में, देखा होगा आपने, इवन चैप्टर भी है, ठीक है। तो हमने बात करनी है कंडक्टर की। कंडक्टर्स क्या होते हैं? सिंपली डिफाइन करूं तो कंडक्टर किसे कहेंगे? दो सब्सटेंस विच अलो द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, विच अलो द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास हो जाने दे, उन्हें ही क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्टर्स बोलते हैं। ओके। अब दो तरह के कंडक्टर होते हैं जो बहुत फेमस है। पहला मेटालिक कंडक्टर एंड दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे हम? सिंपल सी डेफिनेशन होती है, दो सब्सटेंस विच डिसोशिएट into ions in their aqueous solution, on passing electricity are known as electrolyte, and this process is known as इलेक्ट्रोलिसिस। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे। फोकस करना है इस बात पे। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? कोई भी वो सब्सटेंस लाइक AB है, आप इसका एक्वा सोल्यूशन बनाओ। एक्वा सोल्यूशन समझते हैं ना? इसको पानी में डाल देंगे और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देंगे। जब इसको पानी में डाल के इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देते हैं तो ये सब्सटेंस आयंस में टूटना स्टार्ट कर देता है। अगर टूटना स्टार्ट कर दे देन इस सब्सटेंस को मैं बोलने वाला हूं भाई इलेक्ट्रोलाइट, एंड इस प्रोसेस को बोला जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब बात करते हैं कि सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं। देखो, इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस में टूट जाए, अगर कोई सब्सटेंस है, मान लो आपने ये सब्सटेंस लिया और ये सारे का सारा ही आयंस में टूट जाता है, देन इस सब्सटेंस को, देन इस इलेक्ट्रोलाइट को मैं क्या बोल लूंगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोल लूंगा। और अगर आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, वो बहुत थोड़ा सा ही आयंस में टूट पाए, बहुत थोड़ा सा पोर्शन उसका
आयंस में टूट पाता है, देन इसको मैं क्या बोलूंगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिफाइन किस तरह से करेंगे, दोज इलेक्ट्रोलाइट्स which dissociate completely into ions in their aqueous solution on passing electricity। अर्थात उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, दोज इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोशिएट पार्शियली, जो बहुत थोड़े डिसोशिएट हो पाते हैं, बहुत थोड़े टूटते हैं, विच डिसोशिएट पार्शियली, बहुत थोड़ा सा पोर्शन उनका आयंस में टूटते, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि NaCl है, NaCl को आप पूरा आयनाइज करा सकते हो। बाकी नोट्स आपके पास होंगे, नोट्स में ज्यादा एग्जांपल दिए हैं, वहां से आप कर सकते हो। वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे बोलेंगे, जैसे कि इथेनोइक एसिड है, CH3COOH है, ये क्या होगा, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो आयंस में टूटते ही नहीं है, उन्हें कहते हैं हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट। किस तरह से डिफाइन करोगे, दो सब्सटेंस which doesn't dissociate into ions, which doesn't dissociate into ions in their aqueous solution on passing electricity, जो आयंस में टूटेंगे ही नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, इसके एग्जाम्पल याद रख लेना, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये सभी के सभी क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जो आयंस में नहीं टूटते हैं। बात क्लियर हो गई है, चलिए बहुत बढ़िया, हो जानी चाहिए। और अगर नहीं हुई है तो बता देना, दोबारा कर लेंगे, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि कल ये चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दूं। देखिए आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं मेटालिक कंडक्टर की एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की। किसे कहते हैं मेटालिक कंडक्टर एंड किसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर कौन से होते हैं, जिन मेटल, ठीक है, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। इनमें से करंट जो पास होता है वो किस वजह से पास होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज ड्यू टू आयंस। इसमें से जो करंट पास होगा वो पास होगा ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इसमें आयंस की मूवमेंट की वजह से। इसी वजह से मेटालिक कंडक्टर का दूसरा नाम क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट पास होता है तो इनका दूसरा नाम हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। और आयंस की वजह से करंट पास होता है तो इनका दूसरा नाम क्या हो जाता है भाई, आयनिक कंडक्टर हो जाता है। बात क्लियर होती है। अब जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, नो डिसोसिएशन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो सब्सटेंस का कोई भी डिसोसिएशन नहीं होता। और इसमें क्या है, डिसोसिएशन होता है। अगर डिसोसिएशन होगा तभी करंट पास होगा। हमने जो इस चैप्टर में ज्यादा फोकस करना है, बहुत से इलेक्ट्रोलाइट पे फोकस करना है, बहुत ज्यादा फोकस करना, ठीक है। इसमें देखो ना, अब लोहे की तार में से करंट जा रहा है तो क्या लोहा टूटेगा क्या, वो तो नहीं टूटता। अब NaCl में से अगर करंट पास कराना है वो तभी पास होगा अगर वो टूट जाए। अगर वो सॉलिड स्टेट में आप करंट पास करा के देखो तो करंट पास नहीं होगा। वो तभी पॉसिबल है अगर वो आयंस में टूटे। और वो आयंस में कब टूटेगा, जब उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब मेटालिक कंडक्टर की बात करें, सिंपल समझो यार, गर्मियों में भी अभी देखो क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में तो गर्मी सर्दी दोनों होती है। जैसे आजकल सर्दी हो रही है, ठीक है, तो गर्मियों में बिजली कम आती है। वो गर्मियों में बिजली कम क्यों आती है, अभी देखो अपना जो देश है वो इतना डेवलप नहीं हुआ कि अंडर अर्थ वायरिंग नहीं है, बाहर होती है तो बाहर तारों को गर्मी लगती है। कर्नल वाला इससे ना कुछ सेम, कर्नल किसे कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो जो पॉजिटिव होल वो कर्नल होते हैं।
तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या करने लग जाते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं, ठीक है, जिससे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। वो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वो कर्नल उनको जाने नहीं देते, रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, समझते हो, रेजिस्टेंस रुकावट, पता होगा तुम्हें सब कुछ, मैं वैसे ही बोल रहा हूं। तो क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घटेगी। और इनके केस में बात करें, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सर ऐसा क्यों है, इनकी कंडक्टिविटी क्यों इंक्रीज कर रही है? बिकॉज जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा डिसोसिएशन ज्यादा स्पीड में होगा, एनर्जी आएगी तो वो बॉन्ड आसानी से टूट सकते हैं, और जितने ज्यादा आयंस बनेंगे उतना करंट भी ज्यादा पास होगा। मेटेलिक कंडक्टर में देखिए लो वोल्टेज का करंट भी पास करवाया जा सकता है। जो तारे होते हैं वो राउंड से होते हैं ना, बड़े बड़े, ठीक है, उनमें से कितने मर्जी करंट पास करा सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं लो एज वेल एज हाई वोल्टेज। अभी यार वो एक और चीज के लिए सॉरी, कल वीडियो नहीं आ पाई, क्या हुआ, कल जोर जोर में ना 5-6 घंटे जिम कर ले, बस बुखार बहुत बुरा, सॉरी उसके लिए। लो एज वेल एज हाई वोल्टेज ऑफ करंट कैन पास थ्रू मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर में से लो वोल्टेज का करंट भी पास होता है और हाई वोल्टेज का भी। इलेक्ट्रोलाइट में से, अब जैसे फोन की बैटरी है, ये तो नहीं पूरे घर को तो रोशन नहीं करेगी, ठीक है, मतलब क्या होता है, कम ही करंट उसमें से पास करवाया जा सकता है, ठीक है। ओनली लो वोल्टेज ऑफ करंट कैन पास थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ठीक है, और अभी वो शू की साउंड थी, स्विच की, ठीक है। तो मेटालिक कंडक्टर का अगर एग्जांपल करें तो क्या होगा, मेटालिक कंडक्टर का एग्जांपल लाइक आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का एग्जांपल क्या होगा, NaCl, KCl और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि मैंने बोला है, कर लेना जिन बच्चों के सिलेबस में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट बढ़े तो बहुत कुछ 11th का आता है, अभी 11th का पढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है भाई रिडक्शन। याद रखनी एक बात आप लोगों ने, ठीक है। एक ऑक्सीडेशन का शॉर्टकट मैंने बताया था ना, OLX, OLX, ठीक है। और कांग्रेस पार्टी में महान एक ही है, राहुल गांधी जी, है ना। और प्लीज कोई सपोर्टर हो, मैं बार बार बोलता हूं, बुरा मत मानना करो यार। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कई सारी डेफिनेशन होती है, सबसे फेमस ये डेफिनेशन मानी जाती है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो सबके अपने अपने ट्रिक है, मतलब मैंने तो ये बनाई हुई है कि सोनिया गांधी दुखी होगी किससे, राहुल गांधी से, और वो गई गांव से लेके OLX पे बेच दो, ठीक है। राहुल गांधी रिडक्शन में गेन, और OLX मतलब ऑक्सीडेशन में क्या होगा, लॉस होगा, याद रखना। और भी कई सारे ट्रिक्स हैं, याद रखिए। ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज हमेशा बढ़ता है, पॉजिटिव बढ़ता है तो नेगेटिव घटेगा, और इसमें पॉजिटिव बढ़ रहा है तो इसमें पॉजिटिव घटेगा, नेगेटिव बढ़ेगा। क्लियर है। और ज्यादा बेसिक में तो नहीं जाते हैं, पता होगा आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन हटता है, और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन हटता है। और जब ये दोनों प्रोसेस इकट्ठी होने लगती हैं, इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। इस पूरे चैप्टर में ये भी पढ़ना है, रेडॉक्स रिएक्शन ये पढ़ेंगे, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन का बड़ा भाई है, छोटा भाई हम लोग 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनेगा सेल।
अगर आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है बहुत बढ़िया बात है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो। इवन स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट तो सीधा ये मिल जाता है, सेल बता दो भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब जब मैं था 5 नंबर का सीधा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आ गया। तो जो स्टेट बोर्ड वाले हैं वो देख लेंगे और जो सीबीएसई वाले वो भी देखेंगे, इसको पढ़ना जरूरी है। सेल क्या होता है, एक तो बायो वाला सेल है बट ये केमिस्ट्री वाला सेल है। इट इज द स्मॉलेस्ट डिवाइस विच इज यूज्ड, स्पेलिंग गलत होगी है ना, विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी into another form of energy, into another form of energy। सेल क्या होता है, जो एनर्जी की एक फॉर्म को कन्वर्ट कर देता है एनर्जी की दूसरी फॉर्म में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। दो तरह के सेल होते हैं भाई, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ना चाहिए। जनरल प्रिंसिपल वाला हमारा चैप्टर था मेटलर्जी वाला, उसमें हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल को पढ़ा था। तो अभी हम लोग देखते हैं किसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनती है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, जिसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, गलत बोल दिया मैंने। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, जिसमें केमिकल से इलेक्ट्रिकल बनती है, और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल से केमिकल बनती है। बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तो क्या होता है भाई, इसमें हम लोग दो बीकर लेते हैं, और इसका फेमस एग्जांपल है जिंक कॉपर सेल। बहुत महंगा पड़ता है ये, इसीलिए हम इसको बनाते नहीं है ज्यादातर, ठीक है। दो बीकर लेते हैं, तो एक साइड क्या लेंगे भाई, जिंक, एक साइड क्या लेंगे, कॉपर। ये है जिंक, ये होती है कॉपर। जिंक को डाला जाता है जिंक के सॉल्यूशन में, विच इज जिंक सल्फेट। कॉपर को डाला जाता है कॉपर के सॉल्यूशन में, विच इज कॉपर सल्फेट, ठीक है। और फिर इनको कनेक्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सोल्ट ब्रिज। किससे कनेक्ट कर देंगे इनको भाई, सोल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देंगे। सोल्ट ब्रिज भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका भी खास ही रोल होता है, वो देखेंगे क्या रोल होता है इसका। ये, और हमने अगर करंट को चेक करना है तो वायर विद एमीटर हम लोग कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। फोकस करना, ये एमीटर भी हो सकता है, ये वोल्ट मीटर भी हो सकता है। एमीटर होगा तो वो करंट के पास से दिखाएगा, वोल्ट मीटर होगा तो वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाएगा कि इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एमीटर लगा दिया, कई बुक्स में यहाँ पे वोल्ट मीटर लिखा हो, बल्ब भी लगा सकते हो, बल्ब अगर जग जाएगा तो मतलब बिजली आ गई है। तो बेटा सब कुछ सेटअप हमारा हो चुका है। अब एक शॉर्टकट क्या देखना आप लोगों ने, लोन। अब ना बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं यार, बहुत से बच्चे रहते हैं। अब मैं बताता हूं यहां पे इसका क्या रोल है, एल मतलब लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगी, कहां पर, एनोड पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब आप कहोगे कि सर एनोड पर तो पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, बिल्कुल सही बात है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बट वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं जहां पे हम बैटरी लगाते हैं। एनोड हम किसे कहते हैं, जिसकी तरफ एनायन जाते हैं। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, कंफ्यूज मत होना, एनोड किसे कहेंगे, जिसकी तरफ एनायन जाए। एनोड किसे कहेंगे, जिसकी तरफ एनायन जाए। यहां पे एनोड किसे कहते हैं, जिसपे ऑक्सीडेशन होती है। शॉर्टकट, एक फेमस डायलॉग होता है लड़कों का, ओए, कोई सुनता नहीं बेटा को, ओए ओए मतलब ऑक्सीडेशन होगी किस पे, एनोड पे। क्लियर है। तो भैया यहां पे क्या होने वाली है, ये किसका काम करेगी, एनोड का। ये किसका काम करेगी, ये काम करेगी एनोड का, और ये काम करेगी कैथोड का, ठीक है। ये बोले तो ऑक्सीडेशन है यहाँ पे तो, और यहाँ पे क्या है भाई, रिडक्शन। क्लियर होता है। एनोड पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, कैथोड पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी। इलेक्ट्रॉन मास पार्टिकल होते हैं, अब मैं डीप में वो नहीं समझा रहा हूं कैसे लॉस होता है कैसे गेन होता है,
ये होगा लॉस, और इस साइड इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा, मास पार्टिकल होते हैं तो बड़ा होता चला जाता है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इस साइड, करंट फ्लो करेगा इस साइड, वैसे पता होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है करंट, तो बस करंट पास हो गया। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये खत्म हो जाएगी तो ये सेल काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो अब दो तरह से रिएक्शन होती है एट एनोड। एनोड, एनोड का काम कौन कर रहे हैं? एनोड का काम कर रही है जिंक। जिंक क्या करेगी भाई? 2 इलेक्ट्रॉन दे देगी, तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इससे 2 नेगेटिव चले गए तो क्या आ गया 2 पॉजिटिव। अब एट कैथोड, कैथोड का काम कौन कर रहा है? कॉपर कर रहे हैं। बट एक चीज मैं आपको बताऊं, कॉपर एक मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं लेती। इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? अगर मैं इस कॉपर सल्फेट, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, कॉपर को कॉपर साल्ट में डाला था, जिंक को जिंक के सॉल्यूशन में डाला था, कॉपर को कॉपर के सॉल्यूशन में, जिंक को जिंक के सॉल्यूशन में। ये आयंस में टूटेगा, ये बनेगा Cu2 पॉजिटिव और ये बनेगा SO4 2 नेगेटिव। यहां से ये जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन भेजे हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये क्या बन जाएगा? कॉपर बन जाएगा, और वो कॉपर बन के इसके ऊपर चिपकता चला जाएगा। ऐसे होती है रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन दिए जिंक ने, इलेक्ट्रॉन लिए हैं इस कॉपर ने नहीं लिए, इस सॉल्यूशन वाले कॉपर ने लिए हैं, सॉल्यूशन वाले कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो ये कॉपर बनके इसके ऊपर चिपकता चला गया। अब क्या होगा? अपोजिट साइड के सेम चार्ज कैंसिल होंगे, यहां पे क्या बनेगा? Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। यही होगा ना, लेफ्ट वाला लेफ्ट में जोड़ दो, राइट वाला राइट में जोड़ दो। क्लियर है? अब यहां से टॉपिक निकल के आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल। तो ज्यादातर सेल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। यहां से टॉपिक बना रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, कि किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए, ये होता है सॉल्ट ब्रिज, इस तरह से दिखाते हैं। इस साइड ऑक्सीडेशन होती है भाई, याद रखना हमेशा, और इस साइड होगी रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा है, जिंक से बन रहा है जिंक 2 पॉजिटिव, और रिडक्शन में क्या रहा है? कॉपर 2 पॉजिटिव से बन रहा है कॉपर। ठीक है, किसी भी सेल को अगर रिप्रेजेंट किया जाएगा इस फॉर्म में किया जाएगा, और जब हम नर्सिफिकेशन करेंगे तब आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, इसे देख लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई? आगे डिफरेंस बनता है किस किस का? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। क्या डिफरेंस है दोनों में, वो भी चेक कर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या डिफरेंस होता है दोनों सेल के अंदर? तो एक सेल का याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। पहली बात, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या बनाई जाती है? इसमें केमिकल एनर्जी बनाई जाती है। ठीक है, अगली बात, इसमें क्या होता है? 2 बीकर्स आर यूज्ड, है ना, 2 बीकर यूज होते हैं, ओनली 1 बीकर इज यूज्ड। कुछ ऐसे होते हैं ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जस्ट अभी देख के आए थे। इस तरह से। और अगर आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल को देखा हो, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग एक प्रोसेस होती थी उस चैप्टर में। ठीक है, ऐसे होता था। ठीक है, यहां पे हम लगाते थे इस तरह से। ठीक है, ये इस साइड इम्प्योर कॉपर होता था, प्योर कॉपर होता था, इस तरह से देखा जाता था। तो 2 बीकर यूज है, सिर्फ 1 बीकर यूज हुआ है, तो 2 बीकर है तो हमको जोड़ना ही पड़ेगा। जोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे? सॉल्ट ब्रिज का। सॉल्ट ब्रिज इज यूज, और इसमें नो सॉल्ट ब्रिज इज यूज, किसी भी सॉल्ट ब्रिज का यूज नहीं होता है। ठीक है, अगली बात करें तो 2 बीकर हैं तो 2 इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, एक साइड जिंक सल्फेट, एक साइड कॉपर सल्फेट। और भी अगर अलग अलग मेटल है तो अलग अलग सोल्यूशन होंगे।
और इस केस में अगर मैं बात करता हूं तो इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोलाइट का यूज होता है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग 2 इलेक्ट्रोलाइट्स आर यूज, और इसमें ओनली 1 इलेक्ट्रोलाइट इज यूज। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या रहता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें एनोड क्या होगी, नेगेटिव, कैथोड क्या होगी, पॉजिटिव, और उसमें एनोड क्या होगी, पॉजिटिव, और कैथोड क्या होगी भाई, नेगेटिव। क्लियर है? बस इतने से डिफरेंस बहुत रहेंगे, ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अराइज होता है वो अराइज होता है सॉल्ट ब्रिज, कि सर ये सॉल्ट ब्रिज क्या बला है। देखो होगा, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, सही बनाया, समझ आना चाहिए। क्या होती है, इनर्ट यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होती है, इनर्ट यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। इनर्ट बोले तो नॉन रिएक्टिव, रिएक्शन नहीं करती, और यू की शेप की ग्लास ट्यूब है। अब सोल्ट ब्रिज है, इसके अंदर सोल्ट भरा होता है। अब सिंपल सोल्ट नहीं भरा होता, ऐसा नहीं कि NaCl भरा होगा, इसके अंदर भरा हो सकता है KCl, KNO3, K2SO4, कुछ ऐसा। सर यही क्यों? क्योंकि ये काम करते हैं फास्ट इलेक्ट्रोलाइट का, ये काम करेंगे फास्ट इलेक्ट्रोलाइट का। इसमें हम लिखते हैं विच इज फिल्ड विद द पेस्ट ऑफ KCl, KNO3 और K2SO4 इन अगर फॉर्म। अगर फॉर्म का मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब प्रॉपर लिक्विड भी नहीं होता, जेली टाइप से बना के इनको इसके अंदर फिल कर दिया जाता है। इसका एक किनारा एक बिक्कर में, दूसरा किनारा दूसरे बिक्कर में डिप किया जाता है, डुबो दिया जाता है। अब ये फास्ट इलेक्ट्रोलाइट है, मैं अभी बताता हूं इनका यूज क्या होता है। अब बात करते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज या फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, कुछ भी। पहला काम क्या है इसका, इट इज यूज टू कनेक्ट बोथ द बिकर्स, दोनों बिकर्स को जोड़ने के काम आता है ये। दूसरा काम क्या करता है, ये इलेक्ट्रोलाइट को पास नहीं होने देता, ऐसा नहीं है कि जिंक सल्फेट को कॉपर सल्फेट की साइड भेज देगा, ठीक है। तो क्या करता है, प्रिवेंट द पासेज। बेटा बन सकते हैं क्वेश्चन, एक एक लाइन से क्वेश्चन बन जाता है। अगली बात करें तो अगला काम क्या करता है, इनर सेल सर्किट को कंप्लीट करता है। ये आउटर सेल सर्किट है और ये इनर सेल सर्किट है। तो ये किसको कंप्लीट करता है, इनर सेल सर्किट को कंप्लीट करता है। अगला काम क्या करता है भैया, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इट इज यूज टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बना के रखता है। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, समझ रहे मेरी बात को। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस तरफ, बोले तो इस साइड तो नेगेटिव बहुत ज्यादा हो जाएगा, इस साइड पॉजिटिव बहुत ज्यादा हो जाएगा, चार्ज इम्बैलेंस हो जाएगा। चार्ज इम्बैलेंस होते ही सेल ने काम करना बंद कर देना, तो चार्ज को रहना पड़ेगा बैलेंस। तो हमने क्या यूज किया, फास्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है। मान लो KCl है, फास्ट इलेक्ट्रोलाइट का मीन्स जो बहुत जल्दी टूट जाता है और बहुत जल्दी मूव करते हैं। तो यहां से ये जो KCl है, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अब इस पॉजिटिव को पता लगा कि यहाँ पे नेगेटिव बहुत ज्यादा हो गया, तो इस साइड जाएगा इसको बैलेंस करने, ये Cl नेगेटिव इस साइड जाएगा इसको बैलेंस करने। ये पेपर में नहीं आता, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। फास्ट इलेक्ट्रोलाइट किस लिए, सो दैट की चार्ज को बैलेंस किया जा सके। क्लियर है। तो ये काम होता है बेटा यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का। तो आज तो बैटरी को भी निपटा देते हैं। तो देखिए यार, सेल क्या होते हैं जिससे हम मोस्टली केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। तो यही कुछ सेल है। सेल बैटरी भी कह सकते हैं। बैटरी किसे कहते हैं, जब बहुत सारे सेल को हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो बैटरी क्यों बनाएंगे, सो दैट कि हमें लगातार एनर्जी मिलती रहे, और उनसे जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है विद द हेल्प ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप आप सबके पास नोट्स है, नोट्स में सारा पढ़ लेना। मैं भी सिर्फ समझा रहा हूं, बार बार लिखूंगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी, वो मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो बेटा जो सेल को या बैटरीज को क्लासिफाई किया गया, वो किया गया ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी मतलब जो सबसे पहले बने, सबसे पहले टाइम के सेल थे, नॉन रिचार्जेबल थे, और एक लिमिटेड टाइम के बाद वो एनर्जी देना बंद कर देते थे।
फिर बात करते हैं सेकेंडरी सेल की। रिचार्जेबल थे, लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते थे, रेडॉक्स रिएक्शन बार बार होती थी, उनमें सिर्फ एक बार होती थी। एंड सबसे एडवांस जो है हमारे टर्सरी सेल, या फिर इन्हें हम लोग क्या कह देते हैं, फ्यूल सेल भी कह देते हैं। फ्यूचर जो है वो इन्हीं का है। इवन इनका यूज स्टार्ट हो चुका है। कहां पे यूज हुआ है? सबसे पहले अपोलो स्पेस प्रोग्राम के अंदर, नासा ने अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज किया था। सारी बातें पढ़ेंगे क्या होता है। तो फोकस करते हैं सबसे पहले प्राइमरी सेल पे। नॉन रिचार्जेबल होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन सिर्फ एक बार होती है, एंड ये सबसे कॉमन है, सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। आप सबने इन्हें देखा होगा। ये सेल जो है इसे बोलते हैं पेंसिल सेल। ड्राई सेल को पेंसिल सेल भी बोल देते हैं। रिमोट में होता है, और बात करें तो रेडियो में होता था। आजकल तो रेडियो कोई नहीं सुनता, पहले रेडियो में होते थे, मोटे मोटे थे। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। अगर मैं बात करूं, ये सेल वोल्टेज कितनी देता है? 1.5 वोल्ट देता है जब स्टार्टिंग आता है, और धीरे 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 इसकी वोल्टेज कम होती जाती है, और कहां तक चली जाती है? 1.25 वोल्ट। आपने देखा होगा जब हम सेल नया लेके आते हैं, टीवी चलाते हैं, एक ऐसे भी करके चला दो, टीवी वहां है, तुम ऐसे करके चला दो, वो कैच करेगा। और जब उस सेल के एंडिंग डे आते हैं ना, फिर से तुम टीवी के सामने करके कर दो, तब भी कैच नहीं करता। वो क्या होता है? उसकी वोल्टेज कम हो रही होती है। ठीक है, चलो कुछ ऐसे होता है भाई। ये एक जिंक का वेसल होता है। सब कुछ मैंने पहले लिख के रखा है, सो दैट आसानी हो। एंड अगर कोई बच्चा चाहता है, नहीं सर मुझे तो बिल्कुल आप देखना है कैसे डायग्राम बना रहे हो, डीप में पढ़ना है, रिएक्शन देखनी है, मैंने वीडियो बनाई है, वो चेक कर लेना आप लोग। ठीक है बेटा, तो ये एक जिंक का वेसल होता है, बर्तन होता है, जो किसका काम करता है? जिंक वेसल एक्ट एज एनोड। एनोड किसे कहते हैं? जिसपे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। सेल के बिल्कुल बीचों बीच एक ग्रेफाइट रोड होती है कार्बन की, जो किसका काम करती है? कैथोड का, जिसपे रिडक्शन होगी। इसके अंदर पेस्ट भरा जाता है किसका? अमोनियम क्लोराइड का एंड जिंक क्लोराइड का, और साइडों में, इस ग्रेफाइट रोड के साइडों में होती है पाउडर्ड MnO2। ये काम करते हैं इलेक्ट्रोलाइट का। अब बात करते हैं एनोड। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बोले तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए जाएंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ये बन गया Zn2 पॉजिटिव, यही होगा। और दोनों में, इन दोनों में एक बात कॉमन है कि यहाँ पे जिंक वेसल हमने लिया है, जिंक पे ऑक्सीडेशन होगी, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और वो क्या बन जाएगा? Zn2 पॉजिटिव बन जाएगा। अगर बात करता हूं मैं कैथोड की, कैथोड का काम कौन कर रही है? ग्रेफाइट रोड। बट ग्रेफाइट कार्बन है, कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन लेता ना इलेक्ट्रॉन देता, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो हम दिखाते हैं कि उसके सॉल्यूशन में जो पार्ट है ना, उसके जो इलेक्ट्रोलाइट है, उन पे दिखाते हैं हम इलेक्ट्रॉन का गेन करते हुए। तो दिखाओ भाई, एट कैथोड। कैथोड पे कौन कौन है, किस किस का काम है कैथोड के लिए? एक तो पाउडर MnO2 का, और एक अमोनियम का। अमोनियम हमने यहाँ पे 2 लेने हैं, 2NH4 पॉजिटिव। बेटा फोकस करना, अभी क्या होगा, NH4 पॉजिटिव जो है, अगर मैं काम करूं इसमें से 2H पॉजिटिव को निकाल दूं, तो ये तो 2NH3 बन जाएगा। ये 2H पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 बनेंगे, वो ऑक्सीजन लेगा वहां से, ये बनेगा H2O अमोनिया, एंड 2MnO2 क्या बन चुका है? Mn2O3 यहां से बन जाएगा। ठीक है, अगर सिंपल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, याद रखना। अच्छा, ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी होता है। ओवरऑल सेल रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग? कंबाइन करके लिख देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, बाकी जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में लिखो। लेफ्ट में क्या है? Zn प्लस 2MnO2 प्लस 2NH4 पॉजिटिव, ये तो लिखा जाएगा लेफ्ट में। राइट में क्या लिखा जाएगा? Zn2 पॉजिटिव प्लस Mn2O3 प्लस 2NH3 प्लस H2, ये लिखा जाएगा राइट साइड में। याद कर लेना अच्छे से, अगर समझ में नहीं आए तो याद करना ही ऑप्शन बचता है। इनको कोशिश करते हैं अच्छे समझने की। नेक्स्ट इज मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल को हम लोग बटन सेल भी बोलते हैं। अच्छा, इसका यूज कहां पे लिखोगे आप लोग? रिमोट में, रेडियो में, इसके अलावा टॉयज के अंदर। मर्क्यूरी सेल का यूज कहां पे होता है? जो वॉचेज होती है, ठीक है, और उसका बॉल क्लॉक्स के अंदर यूज होता है। इसका वॉचेज के अंदर यूज होता है, टॉयज के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और जो कानों की मशीन होती है, हियरिंग एड्स बोलते हैं उन्हें, उनके अंदर इसका यूज किया जाता है। कितनी वोल्टेज देता है? 1.35 वोल्ट। होल लाइफ के लिए एक फिक्स वोल्टेज देता है 1.35 वोल्ट। इसका क्या फंडा है? इसका डायग्राम थोड़ा ज्यादा ध्यान है। जिंक वेसल होता है, उसके अंदर ग्रेफाइट की रोड है, बिल्कुल सेम। इसके अंदर जो पेस्ट भरा गया है वो किसका भरा गया है? HgO का एंड KOH का। ठीक है, अब बात करते हैं एट एनोड। एनोड का काम कौन कर रही है? एनोड का काम कर रहा है जिंक वेसल। एनोड का काम कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो ये क्या बनेगा? Zn2 पॉजिटिव। फोकस करना, क्या बनेगा? Zn2 पॉजिटिव।
जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो Zn2 पॉजिटिव बनेगा। ठीक है। अच्छा, अगर ये 2OH नेगेटिव है, इसमें से मैं क्या करूं, ऑक्सीजन को अलग कर दूं, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो 2 नेगेटिव था और वो ऑक्सीजन लेके चला गया, तो ये क्या बच गया, H2O। तो ये H2 लिख दिया और ये Zn2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव आपस में कंबाइन करके ये क्या बन गया, ZnO बन गया। अब बात करते हैं कैथोड। कैथोड का काम कौन कर रहा है, मैंने बोला ना ये ग्रेफाइट रोड कहने को है, बट एक्चुअल में तो सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन लेगा, HgO है। 2 इलेक्ट्रॉन जो इस साइड से आएंगे, H2O जो रिलीज हुआ वो भी गेन किया जाएगा। अब देखो कैसे होगा, HgO को अगर आप ब्रेक कर लो, HgO को अगर आप ब्रेक कर लो तो ये किसमें ब्रेक होगा, Hg2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव में। ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लें, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये क्या बन जाएगा, Hg। ठीक है भाई, अभी ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, देखो HgO को आपने तोड़ दिया, Hg2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव में टूट गया। फिर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, +2 -2 कैंसिल, ये Hg और ये ऑक्सीजन 2 नेगेटिव इसके साथ जुड़ गया। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 2, और ओवरऑल पे चार्ज कितना आ गया, 2 नेगेटिव नहीं, ओवरऑल चार्ज 2 नेगेटिव बन गया, बाकी इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। मैं खुद को ही समझा रहा हूं, ऐसा लग रहा है ना भाई। HgO तोड़ दिया, Hg में और O में टूट गया, इसने इस पे 2 पॉजिटिव, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये बन गया Hg। ये ऑक्सीजन 2 नेगेटिव इसके साथ गए, 2 हाइड्रोजन थे, 2 ऑक्सीजन हो गए, 2OH लिख दिया और नेगेटिव चार्ज लिख दिया। अगर अब आप क्या करोगे, ओवरऑल सेल रिएक्शन में कंबाइन करके लिखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, H2O से H2O कैंसिल हो जाएगा, और भी कुछ हो सकते क्या, 2OH से 2OH कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में लिखो, Zn प्लस HgO गिव्स ZnO प्लस Hg। तो बेटा ये आपके सेल हुए प्राइमरी सेल जो नॉन रिचार्जेबल होते हैं। तो टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस हुई और हम बढ़े ऐसे सेल की तरफ जो रिचार्जेबल होते हैं, जिनको लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं, एंड रिचार्जेबल है, रिडॉक्स रिएक्शन बार बार हो गई। कुछ ये है, कई सारे एग्जांपल हैं, बट मैं एक एग्जांपल को पढ़ रहा हूं, दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी, जो इन्वर्टर की बैटरी होती है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज की जाती है, वाहन होते हैं जो, उनके अंदर जो यूज की जाती है, कुछ इस तरह से होती है। एक प्लास्टिक का कंटेनर होता है, प्लेट होती हैं, 6 प्लेट होती हैं, 8 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, 12 इवन नंबर में होंगी, एंड अल्टरनेट प्लेट्स होंगी। उनमें से एक टाइप की प्लेट होगी लेड प्लेट, दूसरे टाइप की प्लेट होगी लेड ऑक्साइड प्लेट। डायग्राम अच्छा बना रखा है, लेड प्लेट एंड लेड ऑक्साइड प्लेट। लेड प्लेट जो है वो किसका काम करेंगी, एनोड का, और लेड ऑक्साइड प्लेट किसका काम करेंगे भाई, कैथोड का। लेड प्लेट ने किसका काम करना है, एनोड का, लेड ऑक्साइड प्लेट ने किसका काम करना है, कैथोड का। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है, आपने देखो वो पानी से भरा जाता है, एसिड होता है उसके अंदर, है ना, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। 38% 8% बाय मास होता है वो, ठीक है, जो किसका काम करेगा, एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करने वाला है। ठीक है बेटा, बस यही है, लेड पे लेड एनोड का काम करेगी, लेड ऑक्साइड कैथोड का काम करेगी। एनोड बोले तो जिसपे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड बोले तो जिसपे रिडक्शन होती है। अब देखो, अब 2 तरह से रिएक्शन होती है। अगर आपने देखा हो कि इन्वर्टर की बैटरी को हम रिचार्ज भी कर सकते हैं, चार्ज हो जाएगी और डिस्चार्ज भी होती रहती है जब हम उसे यूज करते हैं। तो अभी मैं रिएक्शन कर रहा हूं ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग में किस तरह से रिएक्शन होगी, एनोड पे देखिए ये लेड है, इलेक्ट्रोलाइट का काम कौन कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को ब्रेक कर लो तो किसमें ब्रेक होगा, 2H पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। तो यहां पे आपने लिखा SO4 2 नेगेटिव। लेड एक मेटल है, एनोड का काम कर रही है, ऑक्सीडेशन होगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी, ये क्या बन जाएगी, Pb2 पॉजिटिव, एंड वो Pb2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, क्या बन जाएगा, PbSO4। अब बात करते हैं कैथोड की। कैथोड कौन है, कैथोड का काम कर रही है भाई लेड ऑक्साइड की प्लेट। लेड ऑक्साइड लिया तो इसमें भी सेम इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा, H2SO4, जिसका ब्रेक करोगे 2H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। तो SO4 2 नेगेटिव लिखा, एंड ये टोटल देखो, ये H पॉजिटिव पहले वाले का भी बचा हुआ था, इस वाला भी, ये बन गया 4H पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। फोकस करना बेटा, क्या होगा अभी, ये PbO2 जो है, अगर आप इसको ब्रेक कर लो तो ये ब्रेक हो जाएगा आई थिंक Pb4 पॉजिटिव एंड 2O2 नेगेटिव में, यानी 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव होता है, तो वो आपने अलग कर दिए। एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव है, 2 ऑक्सीजन पे 4 नेगेटिव होगा, Pb पे कितना चार्ज आया, 4 पॉजिटिव। तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, 4 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, Pb2 पॉजिटिव रहा, वो 2 पॉजिटिव इस SO4 के साथ जुड़ेगा, SO4 2 नेगेटिव के साथ PbSO4, और ये 4 हाइड्रोजन पॉजिटिव, 2 ऑक्सीजन, जिन पे टोटल 4 नेगेटिव है, वो बनके मिलके क्या बन जाएंगे, 2H2O बन जाएंगे।
ठीक है, और इनको कंबाइन करके लिख देंगे तो क्या बन जाएगी आपकी ओवरऑल सेल रिएक्शन। कंबाइन करके लिखोगे तो क्या होगा, सिर्फ एक ही चीज होगी भाई, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और तो कुछ होने नहीं वाला। तो क्या होगा, देखिए लेफ्ट का लेफ्ट में लिख दो Pb प्लस PbO2, ये कितने SO4 है, 2 है, 2SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव गिव्स क्या देगा भाई, राइट साइड में देखो 2PbSO4 एंड 2H2, ये आपका राइट में मिल जाएगा। अब समझो ये तो बात हुई ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। अब 2 तरह से रिएक्शन होती है और मेरे को लगता है ये आ सकता है, इन दोनों में बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि पेपर में आ जाए। अब डिस्चार्जिंग में रिएक्शन हो रही है, इसकी रिचार्जिंग में भी रिएक्शन होती है। रिचार्जिंग में क्या करना आप लोगों ने याद रखना है, जो एनोड है वो कैथोड बन जाएगी, जो एनोड है वो कैथोड बन जाएगी, और जो कैथोड है वो एनोड बन जाएगी। जो एनोड है वो कैथोड, जो कैथोड है वो एनोड, और साइन उल्टे हो जाएंगे ऐसे। अब पेपर में आपने ऐसे लिखना, पेपर में आपने पूरा लिख के लिखाना PbSO4 इस तरफ ये ऐसे, ठीक है। मैं तो काम जल्दी में निपटाने के चक्कर में कर रहा हूं, आप लोगों ने प्रॉपर करना है, अगर नोट्स में लिखा ही है देख लेना, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका लेड स्टोरेज बैटरी, एंड ये भी काम करना बंद कर देती है अगर इसका मास कम हो जाए, ठीक है। फिर इसमें एसिड डालते हैं, बाकी इसको डाइल्यूट करते रहते हैं, कंटिन्यूस पानी भी डालना पड़ता है। बढ़िया बात है, लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं, घरों में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत जगह इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा सेकेंडरी सेल में लिथियम आयन बैटरी आ जाती है, जो मोबाइल की बैटरी होती है, या फिर निकल कैडमियम सेल होते हैं, जो फोटोग्राफिक कैमरा के अंदर यूज की जाती है बैटरी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज मोस्ट मॉडर्न फ्यूल सेल, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जाती है, बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल को जलाओ। अब फ्यूल को जलाएंगे सर पोल्यूशन बढ़ेगा, तो हम ऐसे फ्यूल की बात करें जो खत्म ना हो, ठीक है, जिससे पोल्यूशन ना फैले, जैसे हाइड्रोजन गैस होगी, ठीक है। अब देखो हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन कम है, हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर जाते हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है। तो जो साइंटिस्टों ने बनाया हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल बनाया, कुछ इस तरह का उसका सेटअप होता है, ठीक है। ये एक सेल सेटअप होता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं। पोरस मतलब इसमें हल्के हल्के से छेद हैं, और जिनके अंदर कैटलिस्ट है निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम, सो दैट रिएक्शन और फास्ट हो जाए। तो इस तरफ से हाइड्रोजन गैस चलती है, इस तरफ से ऑक्सीजन गैस। जितने भी सेल हमने किए हैं सब में इलेक्ट्रोलाइट जरूर होता है, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, एक्वस KOH या एक्वस NaOH होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। अच्छा, हाइड्रोजन जिस साइड से जाएगी वहां पे ऑक्सीडेशन होगी, और ऑक्सीजन जिस साइड से जाएगी वहां पे रिडक्शन होगी। आपको पता होगा ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन की, वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगी, दैट्स व्हाई वहां पे रिडक्शन होगी, और जहां पे रिडक्शन होती है उसे हम लोग कैथोड बोलते हैं। क्लियर। अब देखो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन गया अंदर, चलो जी भेज दिया, 4 हाइड्रोजन भेजे आपने, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल और टोटल 4 हाइड्रोजन। अंदर क्या है, KOH NaOH है, उसको तोड़ दो, 4OH नेगेटिव मिलेगा। अब 4 हाइड्रोजन जब 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बन जाएगा, 4 हाइड्रोजन जब 4 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 4H पॉजिटिव बनेगा, वो 4OH नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, क्या बन जाएगा 4H2। अब कैथोड की बात करते हैं, कैथोड की तरफ से कौन जा रहा है, ऑक्सीजन। यहाँ पे 4 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, बट हमें सिर्फ 2 की जरूरत है, 2 रखेंगे सर, बाकी 2 को क्या करेंगे, वो पानी ड्रिंकिंग पर्पज के लिए काम आ जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन भी लिए जाएंगे, 2 H2 ले जाएंगे। अब फोकस करो, इन सबको जोड़ दो, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है जी, 4 हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन हो गए, 2, और 2 4 ऑक्सीजन हो गए, और 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4OH नेगेटिव हो गया। अब कंबाइंड जब रिएक्शन लिखेंगे, पता है कैसे हुआ भाई, इस साइड से ऑक्सीजन गए हैं, और ये 4 H2 में से 2 H2 ले लिए, 4 इलेक्ट्रॉन भी लिए जाएंगे, इनको जोड़ के लिखेंगे, 4OH नेगेटिव ही होएगा, 4OH से 4OH कैंसिल होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, 2H2 से 2H2 कैंसिल होंगे, तो यहाँ पे क्या बन गया, 2H2 प्लस O2 एंड 2H2, पानी बन गया, और सेल भी काम आ गया, बिजली भी आ गई, ठीक है ना। अभी इसका जो यूज किया जा रहा है वो गूगल, एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनी भी इसका यूज कर रही है। क्यों यूज कर रही है, देखो यार बहुत बड़ी कंपनी है तो बहुत ज्यादा कमाती है, और जो बहुत ज्यादा कमाते हैं तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की भी जरूरत उन्हें पड़ती होगी, और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर वो हमारे जो नॉर्मल मेथड है उनसे बनाएंगे तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन होगा, दैट्स व्हाई वो फ्यूल सेल का यूज करें। फ्यूल सेल की जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो ये है दैट ये पोल्यूशन फ्री है, और इसका जो साइड प्रोडक्ट है वो वाटर है, जो कि ड्रिंकिंग पर्पज के लिए काम आ जाता है। अगेन मैं बोल रहा हूं, एंड Hyundai ने 2010 में इसका यूज स्टार्ट किया था कार के अंदर, सोच रहे हैं बनाई जा रही है कार, फायदे में रहेंगे बहुत ज्यादा।
चलिए, तो ये था सारे का सारा आपका सेल वाला कंसेप्ट जो कि पेपर में टॉपिक है और सब कुछ देखेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। इसको मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले थोड़ा सा टॉपिक आप लोगों को पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आई होप आप सबको पता है, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। इसकी 2-3 ट्रिक मैंने बनाई हुई है, अभी मैं छोटे वाली ट्रिक का यूज करूंगा, बड़े वाली ट्रिक भी वैसे मैंने बनाई है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अगर मैं डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन करूंगा? अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर increasing order of their standard reduction potential, ठीक है। बहुत सी इलेक्ट्रोड्स को आप लोग अरेंज कर दो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब क्वेश्चन राइज होता है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसे कहते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है किसी की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, ठीक है, कि कौन कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, कितनी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या बनाई हुई हमने? वैसे इनकी वैल्यूज आपको पेपर में गिवन होंगी। लीटा, कार, आड़ी, आड़ी मतलब वाली, जमी, फनी, पंजाबन है। क्यूट, फनी को ऐसे लिखना था, फनी, पंजाबन है। क्यूट, अंग्रेजन, भारत आई, कहां से आई भी भारत? वो भारत आई ऑस्ट्रेलिया से, भारत आई ऑस्ट्रेलिया से, ये इसकी ट्रिक रहती है। लीटा, कार, आड़ी, जमी, फनी, पंजाबन है। क्यूट, अंग्रेजन, भारत आई कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। नाम आई होप आपको सबका पता होगा। लिथियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, ब्रोमीन एंड गोल्ड। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? -3.05 वोल्ट। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका होता है -3.05 वोल्ट, इसका -2.87 वोल्ट, इसका -1.66 वोल्ट, इसका -0.76 वोल्ट, इसका -0.44 वोल्ट, इसका -0.25 वोल्ट, इसका -0.13 वोल्ट, 0.00 वोल्ट, 0.34 वोल्ट, 0.80 वोल्ट, प्लस 1.08 वोल्ट, प्लस 1.50 वोल्ट। तो ये अरेंज है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मेरे को कैसे पता है वैल्यूज को? मैंने बहुत बार प्रैक्टिस कर लिया है, आप लोग भी प्रैक्टिस करके याद कर सकते हो, वैसे वैल्यू गिवन होंगी इनकी, ठीक है। तो ये होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और नर्स्ट इक्वेशन को करने से पहले हमें इसका पता होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कई सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है टू चेक द एक्टिविटी ऑफ अ रिएक्शन। एक्टिविटी ऑफ अ रिएक्शन ही एक्टिविटी ऑफ अ मेटल, कि कोई मेटल ज्यादा एक्टिव है या कोई मेटल कम एक्टिव है। याद रखना, कोई मेटल सीरीज में जितनी ऊपर है वो उतनी ज्यादा एक्टिव है। अगर मैं आपसे पूछूं एल्यूमिनियम और जिंक में से कौन ज्यादा एक्टिव है, तो एल्यूमिनियम सीरीज में ऊपर है, तो एल्यूमिनियम ज्यादा एक्टिव है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसका फायदा वो है टू कैलकुलेट ई नॉट सेल। ई नॉट सेल हम लोग इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। लास्ट वीडियो में हम लोग देख के आ चुके हैं क्या कि किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। किसी भी सेल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरफ ये सोल्ट ब्रिज होता है, यहां पे होती है ऑक्सीडेशन, यहां पे होती है भाई रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड ये होती है रिडक्शन, ठीक है। और ऑक्सीडेशन किस पे होती है? एनोड पे होती है। ये क्या होती है? कैथोड होती है, या ये कह लीजिए लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो अगर कभी भी आपको ई नॉट सेल निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, या कह लीजिए कैथोड माइनस एनोड, या फिर रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। ये फॉर्मूला भी इसका बन सकता है। क्लियर हुई बात? अभी मेरी बात को समझिए। जैसे आपको एक सेल दे रखा है कुछ ऐसे, Zn2 पॉजिटिव गिव्स Cu2 पॉजिटिव,
सी, आपको इसकी ई नॉट सेल कैलकुलेट करनी है। तो क्या ये कैलकुलेट की जा सकती है? ऑब्वियसली बहुत आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है। राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, ये कॉपर है, कॉपर की वैल्यू कितनी होती है 0.34 वोल्ट, माइनस जिंक की वैल्यू कितनी है, जिंक ये रहा, इसकी होती है माइनस 0.76 वोल्ट। तो सिंपल आउट करो, कितनी आ जाएगी 1.10 वोल्ट आ जाएगी। एक बात याद रखना, ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव है इट मींस वो रिएक्शन पॉसिबल है, और अगर ई नॉट सेल नेगेटिव आ गया इट मींस वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, एंड वो सेल भी नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है? तो बेटा जी ये है ई नॉट सेल। यहीं से एक टर्म निकल के आती है, ई नॉट सेल का मतलब क्या होता है, इस नोट का मतलब क्या है। अगर मैं इसको लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, जब सारी की सारी कंडीशन स्टैंडर्ड रखी गई है। क्या मतलब, क्या क्या रखा गया है, इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर 298 केल्विन रखा गया है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक रखा गया है, कंसंट्रेशन 1 मोलर रखी गई है। इसका मतलब है ये। क्लियर? इसका मतलब ये है टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक एंड कंसंट्रेशन 1 मोलर। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन चेंज होती है तो वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन बन जाती है, एंड वहां पे हम लोग ई सेल कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? ई सेल। जनरली ये तो स्टैंडर्ड ही रहती है, टेम्परेचर तो स्टैंडर्ड ही रहता है, प्रेशर भी स्टैंडर्ड रहता है, कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है। तो यहां से एक नई टर्म निकल के आती है, यहां से एक नई इक्वेशन बनती है, दैट इज नर्स्ट इक्वेशन। फोकस करना बेटा, मैं क्या कह रहा हूं आपको। जनरली देखो, इससे हम लोग ई नॉट सेल निकाल सकते हैं। ई नॉट सेल का मतलब जब कंडीशन सारी की सारी स्टैंडर्ड है, अगर उनमें से एक भी कंडीशन चेंज होती है तो कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड हो गई, और ऐसे केस में वो ई नॉट सेल नहीं कहलाता, ऐसे केस में वो ई सेल कहलाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल कहलाता है। ये जो हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है ना, वो सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल बन जाता है, स्टैंडर्ड नहीं रहता। तो ऐसे केस में कौन हेल्प करता है? नर्स्ट इक्वेशन हेल्प करती है। डिफाइन किस तरह से करोगे? इट इज द इक्वेशन विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसके बीच में रिलेशन दिया है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में, एंड कंसंट्रेशन के बीच में, कि क्या रिलेशन है कंसंट्रेशन में एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। क्लियर है? अब देखो, मैं इसमें डीप में नहीं जाऊंगा, कैसे डिराइव करनी है इस बात पे हमें फोकस नहीं करना है, हम लोग सीधी फॉर्मूला भी चलते हैं। देखिए, जैसे मान के चलो आपको एक रिएक्शन दी गई है, AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। आप लोगों को इसकी ई सेल कैलकुलेट करनी है, तो यहां पे आप सिंपल लिख सकते हो ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय n log C की पावर C D की पावर D बाय A की पावर A एंड B की पावर B। या फिर इससे भी आसान फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय n log ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ, जिसपे ऑक्सीडेशन हो रही है, टू द रिडक्शन। ई सेल अगर कभी भी आपको कैलकुलेट करना है तो सिंपल से आप लोग कर सकते हो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय n log ऑक्सीडेशन बाय रिडक्शन। ई सेल नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। एन का मतलब क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या फिर गेन हुआ है उस रिएक्शन के अंदर। क्लियर है? ये तो बात होगी। अगर किसी सेल के लिए फॉर्मूले की बात करूं, मान के चलो एक मेटल है, M से क्या बन रहा है, उसने n इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और वो बन चुकी है Mn पॉजिटिव। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, आप लोगों को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल। तो इसका फॉर्मूला रहेगा ई नॉट मेटल माइनस 0.0591 बाई n log एंड 1 बाय मेटल इन आयनिक फॉर्म की कंसेंट्रेशन। ये बहुत बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, टेंशन मत लो। जो मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ना आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसमें सारा कुछ होता क्या है। तो देखो, सबसे बड़ा फायदा क्या है नर्स्ट इक्वेशन का, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल निकाल सकते हो। इसके अलावा एक और बेनिफिट होता है इसका, इससे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला रहेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए,
ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 by n log Kc, where this Kc is इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे मान के चले हम लोग 298 केल्विन है। अच्छा, और अगर ज्यादा नहीं लेना तो चलो मैं ये बता देता हूँ, नॉन इक्वेशन का पूरा वाला फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी एन एफ एल एन ऑक्सीडेशन बाय रिडक्शन। और गैस कांस्टेंट होता है, वैल्यू पता होगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टी टेम्परेचर, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन, एफ फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, इतना 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है और इसको 96,500 कूलम्ब लेके चलते हैं। एल एन क्या होता है, नेचुरल लॉग होता है। क्लियर है। इसके अलावा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा जी। डेल्टा जी इज गिव्स फ्री एनर्जी, या डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला भी होता है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी का। क्या फॉर्मूला होगा भाई, वो डेल्टा जी नॉट का आर टी log Kc माइनस 2.303 आर टी log Kc। ये सब फॉर्मूलाज हैं जो आपको न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। क्लियर है। ये आप लोगों ने थोड़ा सा टाइम लगा के कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनते हैं। और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल कैसे कैसे बने हुए हैं। देखिए, पहला न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा होगा इस साइड स्क्रीन पे। क्या है कि Zn से Zn2 पॉजिटिव है और 2 इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ है, और आपसे क्या बोला गया है, Ezn आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट होगा, देखो E नॉट Zn हमें पता होता है, बट Ezn निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक कैलकुलेट करना है। कैसे होगा भाई, देखिए फॉर्मूला याद है ना, ई मेटल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट मेटल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग 1 बाय एम एन पॉजिटिव मेटल इन आयनिक फॉर्म। ई नॉट मेटल की वैल्यू कितनी होती है, जिंक की वैल्यू कितनी होती है भाई, माइनस 0.76 माइनस 0.0591 बाय एन। एन यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन हुआ है, 2 का लॉग एंड 1 बाय एम एन पॉजिटिव। एम एन पॉजिटिव यानी जिंक 2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन कितनी दी हुई है, 0.1, पॉइंट हटा दो 10 चला जाएगा, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां से ये क्या बनेगा, माइनस 0.76 और इसको करोगे 0.0295, तो ये क्या हो गया, माइनस 0.0295। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 5987, और ये 0.7895 वोल्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी। सिंपल है। अगर सबसे आसान क्वेश्चन बना तो इससे ये बन सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। क्या है, सॉरी यार मैं लिखना ही भूल गया, मेरे को लिख लेना चाहिए था। क्या है भाई, Fe से क्या बन रहा है, Fe2 पॉजिटिव बन रहा है, एंड मैं चाहूंगा कि प्लीज आप लोग खुद से भी ट्राई करें न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, और H पॉजिटिव से क्या बन रहा है, H2 बन रहा है। ओके, कंसेंट्रेशन दी गई है, आयनिक फॉर्म की कंसेंट्रेशन से ही हमें मतलब है 0.001 मोलर, और इसकी कंसेंट्रेशन है 1 मोलर। ठीक है, और आपको क्या दिया गया है, E नॉट Fe2 पॉजिटिव, Fe कितना दिया गया है, माइनस 0.44 वोल्ट दिया गया है। और आपको क्या सोल्व करने को बोला गया है, राइट द नॉस्ट इक्वेशन एंड द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। एनसीईआरटी में क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, आप लोगों को नॉस्ट इक्वेशन लिखनी है और ईएमएफ आप लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे निकलेगा, देखो ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग, यहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन बाय रिडक्शन। अब मेरी बात पे फोकस करना, कई बार क्या हो जाता है, ये वैल्यू ध्यान से देखना, ये वैल्यू आपको क्या दे रखी है, Fe2 पॉजिटिव से Fe2 प्लस से 0 हो रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। याद रखना कि आपको यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा तभी बात बनेगी। ठीक है, चलो पहले ई नॉट सेल निकाल लें। ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन इस पे हो रही है, ऑक्सीडेशन इस पे हो रही है, आरओ फॉर्मूला याद रहेगा ना, आरओ माइनस 0.0591 बाय एन।
एन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या फिर गेन हुआ है। इलेक्ट्रॉन का लॉस तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 0 से 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है यहाँ से, यहाँ पे सिर्फ 1 का डिफरेंस है। देखो मोस्टली ये डिफरेंस सेम आएगा, मतलब 2 का लॉस हुआ है 2 का ही गेन भी होगा, 3 का लॉस हुआ है 3 का गेन भी होगा। बट अगर कभी वो सेम ना हो, जैसे इस केस में आप देखो ये सेम नहीं है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस दिखा रहा है और यहाँ पे 1 का डिफरेंस दिखा रहा है, ऐसे केस में आप लोग इनको मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 2, मेरी बात समझ आ रही है, ऊपर से जा रही है, रिपीट कर रहा हूं कि ये जो डिफरेंस दिखा रहा है, देखो 0 से 2 में 2 का डिफरेंस है, 1 से 0 में 1 का डिफरेंस है, ये डिफरेंस सेम होना चाहिए। और अगर ये डिफरेंस सेम नहीं है तो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन लेते हैं ना, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो गया, इस पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.0000001 है ना, हाँ 0001 नहीं है, सॉरी ये 001 है। 001 को मैं क्या भी लिख सकता हूं, 10 की पावर -3 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। देखो अगर 0.001 है, इसका मैं पॉइंट हटा दूं, अपॉन में 1000 लगेगा, 1000 को मैं क्या लिखता हूं 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 जब लिखी जाएगी 10 की पावर -3 लिखी जाएगी। रिडक्शन किस पे हो रही है, हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है बेटा जी 1, ठीक है। अच्छा एक बात, इसकी कंसंट्रेशन 0.01 मोलर, 0.001 मोलर, इसकी कंसंट्रेशन 1। अब फोकस करो, यहां से हमने लिख दिया कि लॉस और गेन कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है 2 का, 2 का लिखा हमने। और यहां से जो हमें डिफरेंस पता लग रहा है चार्ज कितना है सिर्फ 1, तो इसकी पावर आप 2 करोगे। क्या मेरी बात समझ में आई मैंने क्या कही है। अब देखो जैसे ये है, हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन कितने का 2 का, और डिफरेंस कितने का दिख रहा है 2 का, तो इसकी पावर कुछ नहीं लिखोगे। मान लो यहाँ पे 6 होता, मान लो यहाँ पे आ गया 6, और इलेक्ट्रॉन के लॉस गेन कितने का हो रहा है 2 का, यहाँ पे आप लोग 6 लिख रहे हो, यहाँ पे कितना दिखा रहा है 2 का दिखा रहा है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आप पावर 3 करते। क्लियर। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे सिर्फ 1 का डिफरेंस पता लग रहा है, जबकि यहाँ पे आप 2 लिख रहे हो, 1 डिफरेंस पता लग रहा है, यहाँ पे 2 लिख रहे थे, इसकी पावर आपने क्या कर दी 2 कर दी। क्लियर है। चलो रिडक्शन किस पे हो रही है, इस पे 0 होती है इसकी वैल्यू 0.00 माइनस रिडक्शन किस पे हो रही है आयरन पे 0.44 वोल्ट माइनस 0.0591 बाय 2 log 10 की पावर -3 है, तो पावर को आगे ले आओ -3, और ये क्या हो जाएगा log 10, ठीक है। log 10 की वैल्यू होती है 1, इसको सोल्व करो हो जाएगा प्लस 0.44 माइनस 0.0591 बाय 2, ये माइनस माइनस प्लस होगा और रूट में आ जाएगा 3, और इससे आगे तो आप लोग सोल्व कर ही लोगे, आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। क्लियर हो रही है बात भाई। मैंने इसकी पावर 2 क्यों की थी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ 1 का पता लग रहा है। इसकी पावर मैंने कुछ भी क्यों नहीं की, क्योंकि यहाँ से मुझे 2 का डिफरेंस दिख रहा है और यहाँ पे मैं 2 का डिफरेंस लिख रहा हूँ, वैसे मैंने कोई भी पावर इसमें चेंज नहीं की है। प्लीज और न्यूमेरिकल भी लगा लेना। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसमें कुछ मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। अगर आपको पिछले वाला न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया तो इससे ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है इस वीडियो के बाद कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे भी बना दिया मैंने कि आपको एक सेल रिएक्शन दी गई है, आपको कुछ वैल्यूज दी गई, आपको बोला गया ई सेल निकालो, डेल्टा जी नोट निकालो एंड केसी निकालो। केसी बोले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो। तो बेटा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ई सेल निकालना। ई सेल का फॉर्मूला क्या रहेगा, ई नोट सेल माइनस 0.0, इनकी कंसेंट्रेशन नहीं दी गई है क्योंकि ये निकालना ही नहीं था, ये पॉइंट मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, तो इनकी कंसेंट्रेशन मैं लिख दे रहा हूं। इसकी कंसेंट्रेशन में लिख देता हूं 0.1 मोलर, इसकी कंसेंट्रेशन में लिख दे रहा हूं 0.01 मोलर, अपनी तरफ से लिख दिया, ऐसे ही होगी। एंड कंसेंट्रेशन आपको आयनिक फॉर्म की ही गिवन होती है और आयनिक फॉर्म की ही यूज करनी है। फॉर्मूला क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग ऑक्सीडेशन बाय रिडक्शन, ठीक है। तो अभी फोकस कीजिए ई नॉट सेल कैसे निकलता है। ई नॉट सेल निकलता है रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन करके। क्लियर है, कैसे निकलेगा, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन करके ई नॉट सेल निकलने वाला है। अब आप चेक करो रिडक्शन किस पे हो रही है, देखो Cr से Cr3 पॉजिटिव बन रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है भाई, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन। यानी कि आप लोग क्या करोगे, Cd में से माइनस करोगे Cr। Cd की वैल्यू कितनी है, माइनस 0.40 माइनस Cr की वैल्यू कितनी है, माइनस 0.74,
ठीक है, माइनस 0.0591 बाय एन। एन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है या कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। एक सेकंड के लिए मेरी बात मानो आप, मान लो कि यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ, ये 2 3 2 3 कुछ नहीं लिखा हुआ, इसको छोड़ दे, एक मिनट के लिए छोड़ दो आप ये देखो, ये Cr से Cr3 पॉजिटिव बन रहा है और Cd2 पॉजिटिव से Cd बन रहा है। Cr से Cr3 पॉजिटिव बन रहा है, कितने का डिफरेंस है ये 3 का, और ये Cd2 पॉजिटिव से Cd बन रहा है, ये कितने का डिफरेंस है 2 का। मैंने क्या बोला, जनरली डिफरेंस सेम आएगा। अगर सेम है, मान लो ये 2 2 होता तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता, बट ये सेम नहीं है, तो इनको मैं क्या करूंगा, आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। क्लियर है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे आप लिखोगे log कंसेंट्रेशन ऑफ, जिसपे ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन किस पे हो रही है, Cr3 पॉजिटिव पे। अब Cr3 पॉजिटिव कितने का डिफरेंस शो कर रहा है बताओ जरा। Cr3 पॉजिटिव 3 का डिफरेंस शो कर रहा है, जबकि यहां पे क्या लिखा हुआ है 6, तो मैं इसको किससे, इसकी पावर क्या कर दूंगा 2, ठीक है, और वैसे भी यहाँ पे 2 ही लिखा हुआ था, तो ये पावर में चला जाता है। अब बाय में रिडक्शन किस पे हो रही है भाई, Cd पे, Cd2 पॉजिटिव से Cd बना है ना, तो इस पे रिडक्शन हो रही है, तो यहां पे आप लिखोगे Cd2 पॉजिटिव। अब फोकस कीजिए, Cd2 पॉजिटिव कितने का डिफरेंस दिखा रहा है भाई 2 का, और यहां पे क्या लिखोगे 6, तो इसकी पावर में क्या करूंगा 3 कर दूंगा। क्लियर है, अब इसको सॉल्व करो, माइनस 0.40 माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस 0.74, तो वैल्यू कितनी आएगी यहां से प्लस 0.34 आ जाएगी, माइनस 0.0591 बाय 6 log। अब देखो Cr3 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन कितनी देखिए, Cr3 पॉजिटिव कंसेंट्रेशन है 0.01 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 10 की पावर -2 लिख सकता हूं। ऑब्वियसली इसको लिखा जा सकता है, पॉइंट के बाद 2 अक्षर है ना, तो पॉइंट क्या लिख दिया 10 की पावर -2, एंड इसकी पावर क्या बन जाएगी 2 लिखा हुआ है। Cd2 पॉजिटिव को देखो, इसकी कंसेंट्रेशन है 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूं 10 की पावर -1 लिख सकता हूं, और इसकी पावर क्या बन जाएगी भाई 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 0.34 माइनस 0.0591 बाय 6 log। अभी 10 की पावर -2, ये क्या बन गया 10 की पावर -4 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 10 की पावर -3। यहां से 0.34 माइनस 0.0591 बाय 6 log। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10 की पावर -1 बचेगा, तो 10 की पावर -1 है, पावर आगे आ जाती है -1, और ये क्या बच जाएगा यहाँ पे log 10 की वैल्यू 1 होती है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। इसके बाद तो मैथमेटिकल है, हो जाएगा, कर लेना है ई सेल, बट हमें ई सेल एक्चुअल में निकालना नहीं था। ई नॉट सेल की वैल्यू पता लग चुकी है आपको 0.34 वोल्ट है ना, ई नॉट सेल की वैल्यू हमें पता लग गई थी, कितनी है वो 0.34 वोल्ट है। अब देखिए अगली चीज जो हमें कैलकुलेट करनी है वो क्या कैलकुलेट करनी है, डेल्टा जी नोट। डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या होता है, -NFE0 सेल, -n मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हुआ है, लॉस हुआ है 3 का, गेन हुआ है 2 का, ये बराबर नहीं है, तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। 6 फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 96 500 कूलम, और इनटू में क्या करोगे आप लोग ई नोट सेल करोगे, और ई नोट सेल आपको कितना दिया गया है, ई नोट सेल आपको दिया गया है 0.34। क्लियर है, यहां से एक आंसर आ जाएगा। अब आप लोगों को क्या भी कैलकुलेट करना है, आप लोगों को कैलकुलेट करना था केसी, एक और फॉर्मूला होता है अगर आप लोगों को याद हो, डेल्टा जी नोट, अभी कराया था -2.303 RT log केसी, माइनस नहीं था ये 2.303 RT log केसी, या माइनस था भाई, माइनस था, ठीक है। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला होता है -2.303 RT log केसी, तो आप क्या कर दोगे, यहां से log केसी रखोगे, केसी यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, डेल्टा जी नोट की वैल्यू जो भी आ जाएगी यहां से, बाय में आर की वैल्यू कितनी होती है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हुआ करती है, देखो ये फॉर्मूला बनेगा डेल्टा जी नोट -2.303 RT, डेल्टा जी नोट की वैल्यू यहां से मल्टीप्लाई करके आएगी जो भी आएगी, और मैं आपको बता देता हूं, वैसे तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे ही रहा होगा कितनी बनेगी भाई, वो बन जाएगी -196.860
बाई -2.303 आर। गैस कांस्टेंट कितना माना गया है 8.314। और उसके बाद टेम्परेचर कितना माना गया है 298। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी log Kc की। बट आपको वैल्यू निकालनी है Kc की, तो इस log को इधर लेके जाओगे 1/log एंटी लॉग निकाल लोगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल मैंने देखनी सिखा दी थी आपको। अगर आप लोगों को नहीं याद है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, एक बार देख लेना लॉग और एंटी लॉग को हम लोग कैसे चेक करते हैं, और इस तरह से आसानी से आप इस आंसर को कर सकते हो। आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा अभी आप लोगों को नेक्स्ट इक्वेशन से। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है कि लाइक आपके पास कोई भी एक सब्सटेंस है, आप उसका एक्वा सोल्यूशन बना दो और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दो। अगर वो सब्सटेंस टूट जाता है आयंस में, अगर वो सब्सटेंस आयंस में टूट जाता है, देन दिस सब्सटेंस विल बी नोन एज इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल बनते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल के लिए अलग से वीडियो आएगी, न्यूमेरिकल वन शॉट करके, उसमें सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं कि फैराडे ने क्या बात बोली। देखिए फैराडे के दो लॉ थे, जिसको बोला गया फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब आपको ये समझना है कि फर्स्ट लॉ में क्या बात थी। देखिए हमने क्या ली, एक मेटेलिक रोड ली और उस मेटेलिक रोड को डाल दिया एक सॉल्यूशन में, ठीक है, और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट लिया, यहां पे इलेक्ट्रोड ली, तो क्या होगा। देखिए दो केस हो सकते हैं। पॉसिबल है कि ये सब्सटेंस यहां पे डिपॉजिट होने लगे, और पॉसिबल है वो सब्सटेंस यहां से सब्सटेंस लिबरेट होने लगे। दो केस बनते हैं। अब बात यह है कि कोई सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा, कोई सब्सटेंस ये इस पे कितना चिपकेगा, या इसका सब्सटेंस कितना लिबरेट होगा, ये कितना फ्री होगा, या इसमें से कितना इसके ऊपर चिपकेगा, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी में कितनी पास करा रहा हूं। ये फैराडे के फर्स्ट लॉ में था। देखो अभी जैसे एंड का टाइम है, डिपेंड करता है आपके मार्क्स आपकी मेहनत पे, आप कितनी मेहनत करोगे। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सिंपल सी यही बात फैराडे ने फर्स्ट लॉ में बोली। क्या बोला, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिट और liberated at the electrodes is directly proportional या is directly proportional to the amount of electricity passed through the electrolyte। फर्स्ट लॉ में ये सिंपल सी बात बोली गई थी। कि एक इलेक्ट्रोलाइट कितना चिपकेगा या उसमें कितना इलेक्ट्रोड का सब्सटेंस लिबरेट होगा, ये डिपेंड करता है कि मैं कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहा हूं। मैथमेटिकल अगर हम इसका एक्सप्रेशन करें तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। I का फॉर्मूला आपको पता होगा, I इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन T। तो Q यहां से क्या बन जाएगा, फिजिक्स में स्मॉल q होता है, ये q का मतलब यहाँ पे चार्ज है, I इंटू टी। तो इसको करेंगे W, इसको हटाएंगे, यहां से आएगा Z इंटू आई इंटू टी। ये Z जो है, Z एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या है, ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। I का मतलब क्या है, करंट, और T का मतलब क्या है भाई, टाइम, और W का मतलब क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड, कि सब्सटेंस कितना डिपॉजिट हुआ है या कितना वहां से लिबरेट हुआ है। डिपेंड करता है कि मैं कितना करंट पास करा रहा हूं, कितने टाइम के लिए पास करा रहा हूं। जितना ज्यादा करंट पास कराता जाऊंगा उतना सब्सटेंस इस पे चिपकता जाएगा। कहावत सुनिए ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो जाएगा, जितना करंट डालोगे उतना सब्सटेंस इस पे चिपकता चला जाएगा, ये इससे फ्री होता जाएगा। अब चिपकेगा या फ्री होगा डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा एक्टिव है। जो ज्यादा एक्टिव होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, वो आसानी से खत्म होगा। अगर ये ज्यादा एक्टिव है तो ये खत्म होने लगेगा, चिपकने लगेगा। अगर ये ज्यादा एक्टिव है ये खत्म होने लगेगा। क्लियर है।
तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था W इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। जेड क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अगर कभी आपको किसी कांस्टेंट को डिफाइन करना तो क्या करते हैं? उसको पड़ोसी के इक्वल प्रूव कर देते हैं और उसके साथ जो लगे हमको 1 मान लेते हैं। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास फॉर 1 सेकेंड। समझ रहे हो? W इज इक्वल टू जेड हो जाएगा कब? अगर करंट हो 1 एम्पियर, ये 1 एम्पियर हो जाए और टाइम कितना हो? 1 सेकेंड हो जाए। सिर्फ ये सिंपल सी बात थी कि सब्सटेंस कितना डिपॉजिट या लिबरेट होगा, डिपेंड करता है कितना करंट पास करा रहा हूं, कितने टाइम के लिए पास करा रहा हूं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में क्या बात हुई? हमने 2 बीकर ले लिए। ठीक है, 2 बीकर में रोड ले ली, बहुत सारी रोड ले ली। देखिए यहां पे हमने बैटरी कनेक्ट कर दी और इसको डाल दिया सॉल्यूशन में। ठीक है, यहां पे एजी की रोड ले ली है, यहां पे कॉपर की रोड ले ली है। एजी को डाल दिया एजी के सॉल्यूशन में, AgNO3 में, और कॉपर को डाल दिया कॉपर के सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट में डाल दिया। ठीक है, अब सेकंड लॉ क्या बोलता है? फोकस करना इस बात पे। फर्स्ट लॉ ने तो क्या बोला कि कितना सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा, कितना करंट पास करा रहा हूं। अब यहाँ पे एक बैटरी लगी है, सीरीज में कनेक्ट है, सेम अमाउंट ऑफ करंट पास होगा, तो इन पे सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा? मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, 10 बच्चे बैठे हैं, या अपने चैनल से ही बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं। पॉसिबल है कि 10 बच्चे इकट्ठा पढ़ भी रहे हों, जितना 10 बच्चे बराबर टाइम दे रहे हो, तो आप ही बताओ कितने % चांसेस है कि उनके नंबर सेम आए? बताओ। क्लास में सारे बच्चे एक ही टीचर से पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे सेम मेहनत करते हैं। ठीक है, बट कईयों के मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं, कईयों के मार्क्स कम आ जाते हैं। ये फैराडे के सेकंड लॉ में बात की गई थी कि जब आप 2 अलग अलग सॉल्यूशन में से बराबर करंट पास कराओगे तो ये जरूरी नहीं है कि उनपे बराबर सब्सटेंस भी डिपॉजिट होगा। तो यहां पे टर्म निकल के आई थी, देखिए क्या बात बोली गई? व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी pass through two different electrolyte connected in series, then amount of substance produced at electrodes is proportional to their equivalent weight। किस पे डिपेंड करता है? उनके इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करता है। समझ रहे हो कि जब आपने 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लिए और उनमें से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, बराबर करंट पास कराया, 2 घंटे तक पास कराते रहे, तो दोनों पे जरूर नहीं है बराबर ही सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। डिपेंड करता है। अगर मैं आपसे पूछूं अमाउंट ऑफ एजी डिपॉजिटेड, एजी कितना डिपॉजिट होगा? वो क्या है भाई? इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ एजी। अगर मैं आपसे पूछूं सीयू कितना डिपॉजिट होगा, अमाउंट ऑफ सीयू कितना डिपॉजिट हुआ है भाई? डिपेंड करता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सीयू पे। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? आपको पता होना चाहिए उस मेटल के पे चार्ज कितना होता है। जैसे कैल्शियम की बात मैं करूं, कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है? 2 पॉजिटिव। तो आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो मोलर मास बाय वैलेंसी, जो मोस्ट कॉमन वैलेंसी है उसकी। ठीक है, तो इसका मोलर मास 40 है, बाय में 2 पॉजिटिव होती है इसकी वैलेंसी, 2 पॉजिटिव चार्ज आता है इस पे, तो बाय क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। मीन्स यहां से इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है? 20। क्लियर हुए दोनों लोग? सिंपल सी बात थी। ये क्या बोलता है? जितना ज्यादा करंट पास कराओगे, जितनी ज्यादा देर के लिए कराओगे, उतना सब्सटेंस डिपॉजिट होता जाएगा। ये क्या कह रहा है? आप 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लो, चाहे आप 10 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट ले लो,
बराबर करंट सब में से पास कराओ तो सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा, डिपेंड करता है कि उनमें से कितना करंट पास हो रहा है, सॉरी उनके इक्विवेलेंट वेट पे। तो ये था सिंपल सा भाई फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वो है भाई कोलर्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये भी कोलर्स लॉ भी। कोलर्स लॉ में बात किसकी की जाती है, कोलर्स लॉ में बात की जाती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या फिर इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, क्या है कि एक देखो, अच्छा मोलर कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल सब्सटेंस। एक मोल सब्सटेंस, एक मोल, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल सब्सटेंस की एक मोल सब्सटेंस के आयंस कितना करंट पास करा सकते हैं, इसी को हम मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं या मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। अब यहां पे एक वर्ड आ रहा है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0, कि वो कंसंट्रेशन जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आप इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दो। इसका मतलब ये है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अप्रोचेस टू 0, आपने मान के चलो 1 चम्मच नमक ले लिया और उसको एक ड्राम में डाल दो आप लोग, ठीक है। अब वहां पे अब खुद से इमेजिन करो, या एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सिंपल समझो, एक टैंकी है पानी की, आप उसमें एक दाना चीनी का डाल दो, तो वो पानी की टैंकी मिट्टी हो जाएगी क्या? ऑब्वियस सी बात है वो नहीं होगी, ठीक है। वहां पे उसकी कंसंट्रेशन क्या है, 0 है, वो पता भी नहीं लगेगा कहां गई है कहां नहीं गई है। तो यही फंडा यहां पे भी है। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, मोलर कंडक्टिविटी इस तरह से, या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, ये है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अप्रोचेस टू 0। दोनों का मतलब एक ही होता है। यहां पे बात की गई है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, और कोलर्स लॉ में इसी की बात की जाती है। सिंपल सी डेफिनेशन से समझते हैं, क्या करता है ये, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन of an electrolyte is equal to molar conductivity at is equal to the sum of molar conductivity at infinite dilution of cation एंड एनायन, ठीक है। आपके पास कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है, मान के चलो ए बी। आपको ये तो पता ही होगा कि यार अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो आयंस में ब्रेक होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किस में ब्रेक होगा, ए पॉजिटिव में बी नेगेटिव में। जनरली यही होता है कि कैटायन पहले होता है, एनायन बाद में होता है। तो मेरे को इसकी कैलकुलेट करनी है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल होगी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनायन। क्लियर है। आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करनी है, मान के चलो NaCl की। तो ये लो क्या बोलता है, किसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके इक्वल होगी, Na पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl नेगेटिव। आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करनी है फॉर एसिटिक एसिड CH3COOH। बताइए कैसे लिखा जाएगा। अच्छा, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये एसिटिक एसिड, ये एक एक्सेप्शनल केस हो जाता है। ऐसे एसिटिक वाली फैमिली जो है इसमें कैटायन पीछे होता है, ठीक है। इस इलेक्ट्रोलाइट की अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी भी किसके इक्वल होगी, इसके कैटायन और एनायन की मोलर कंडक्टिविटी के सम के। और मैं मोलर कंडक्टिविटी बोल रहा हूं, इसका मतलब है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सॉरी, ठीक है बेटा जी। ये किसी की भी मोलर कंडक्टिविटी, जैसे मैं बोलता हूं कि AlCl3 की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आपको पता होनी चाहिए इन दोनों की सेपरेटली मोलर कंडक्टिविटी। मतलब
क्या लिखोगे आप? अगर आपको पता हो Al ब्रेक किसमें होता है, Al ब्रेक होता है Al3 पॉजिटिव में एंड 3Cl नेगेटिव में। तो कैसे लिखोगे? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ Al3 पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ Cl नेगेटिव। अब 3 भी लिखोगे क्योंकि यहाँ पे Cl3 है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं, मैं बार बार ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इनमें से ही एक बन जाता है। आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन कैलकुलेट करनी है फॉर CaCl2। तो आप कैसे लिखोगे? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ Ca2 पॉजिटिव एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ Cl नेगेटिव, 2Cl है ना। ये है, किसी की भी कैलकुलेट कर सकते हो, किसी की भी, और बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत अच्छा। सेपरेटली मैंने वीडियो बना रखी है पूरी बड़ी बड़ी अच्छे कंसेप्ट में अच्छे न्यूमेरिकल भी, वो आप देख सकते हो अगर देखना चाहो तो। इस टॉपिक की भी, सभी टॉपिक की बना रखी है। ठीक है, अब बात होती है कि सर इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसका फायदा क्या है। अब देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस नहीं निकल सकती। मान लो अगर आप वैसे कैलकुलेट करो तो एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस आप नहीं निकाल सकते, बट इन भाई साहब की हेल्प से कैलकुलेट हो जाती है। और आप बहुत से न्यूमेरिकल में देखोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस आप खुद से कैलकुलेट करोगे। तो विद द हेल्प ऑफ कोलरिस लॉ वी कैन कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर या ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस आप आसानी से निकाल सकते हो अगर आपको कोलरिस लॉ आता है तो। दूसरा फायदा क्या है इसकी, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग अल्फा से। फॉर्मूला क्या होता है इसका? मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसेंट्रेशन टू द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये फॉर्मूला रहेगा। मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसेंट्रेशन जो गिवन होगी टू द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या कंसेंट्रेशन अप्रोचेस टू 0। आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो, डाटा आपको गिवन होगा। तीसरा बड़ा फायदा क्या है? विद द हेल्प ऑफ कोलरिस लॉ वी कैन कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय Ka। फॉर्मूला क्या होगा इसका? C अल्फा स्क्वेयर टू द 1 माइनस अल्फा। भैया ये है फॉर्मूला। Ka इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, C इज कंसंट्रेशन जो आपको गिवन होगी, अल्फा आपको पता है, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसकी वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट करोगे। तो ये 3 मेन एप्लीकेशन है जो कि है कोलरिस लॉ की। अभी अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, मतलब नेक्स्ट कुछ एक वन शॉट बनाऊंगा मैं जिसमें इंपॉर्टेंट आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल जरूर करा दूंगा इस टॉपिक के।